हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको रिजिड बॉडी के बारे में बताऊंगा। रिजिड बॉडी के अंदर रोटेशनल मोशन और सेंटर ऑफ मास आता है। आप देखें ध्यान से, यदि किसी बॉडी पर हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो यदि उस बॉडी में कोई चेंज नहीं हो, एक्सटर्नल फोर्सेस के कारण कोई चेंज ना हो उसके शेप और साइज में, देन द बॉडी इज कॉल्ड ए रिजिड बॉडी। और इस रिजिड बॉडी चैप्टर को हम लोग एक कंसेप्ट पर लेकर चलते हैं, दैट इज सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास कंसेप्ट पर ही रिजिड बॉडी चैप्टर को एक्सप्लेन किया जाता है। मतलब रिजिड बॉडी इज बेस्ड ऑन सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास काफी इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है, जिसका सिंपल मीनिंग आप समझें, जिस पॉइंट पर बॉडी का होल मास एक्ट करता है, दैट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ मास। और इसी से रिलेटेड एक और टर्म है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सीजी। तो जिस पॉइंट पर बॉडी का होल वेट एक्ट करता है, टोटल वेट एक्ट करता है, दैट इज कॉल्ड सीजी या सेंटर ऑफ ग्रेविटी। और जहां पर टोटल, जिस पॉइंट पर टोटल होल मास एक्ट करता है, दैट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ मास। तो इन दोनों को लेकर हम लोग बढ़ेंगे धीरे धीरे। आप देखें कुछ थियोरेटिकल पार्ट्स को, ताकि आप ध्यान से रखें। इसको हमने समराइज करके दिखाया। आप चले इधर देखें। फर्स्ट पॉइंट में हम लोग देखेंगे, रिजिड बॉडी इज द बॉडी which has fixed shape and size। जिस बॉडी का शेप और साइज फिक्स है, दैट इज कॉल्ड रिजिड बॉडी, and it is a study on the basis of center of mass। अभी जस्ट हमने कहा सेंटर ऑफ मास का क्या है, व्हाट इज सेंटर ऑफ मास। तो जिस पॉइंट पर बॉडी का होल मास इज सपोज टू बी कंसंट्रेटेड। सेकंड पॉइंट देखिए, सेंटर ऑफ मास ऑफ ए बॉडी इज ए पॉइंट वेयर द होल मास ऑफ द बॉडी इज सपोज टू बी कंसंट्रेटेड। अब एक श्योर है, सेंटर ऑफ मास में बी इनसाइड और आउटसाइड ऑफ द बॉडी। बॉडी के अंदर बाहर कहीं भी हो सकता है। तो थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सेंटर ऑफ मास में बी आउटसाइड और इनसाइड ऑफ द बॉडी। एक और पॉइंट देखें आप, फॉर होमोजेनियस बॉडी सेंटर ऑफ मास ऑलवेज लाई ऑन द एक्सिस ऑफ सिमेट्री। होमोजेनियस बॉडी का सेंटर ऑफ मास एक्सिस ऑफ सिमेट्री पर होगा। एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या है, जस्ट हम एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन उससे पहले एक और आप देख लें इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 5। व्हेन ए सेल इज मूविंग अलोंग ए पैराबोलिक पाथ एक्सप्लोड्स इनटू पीसेस, द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सेल लाई अलोंग द सेम पैराबोलिक पाथ। कहने का मतलब, मान लिया जाए अगर कोई बॉडी का फायर कर तो पैराबोलिक पाथ पर ऐसे जाता है और ये डिफरेंट पार्ट्स में टूट जाता है, स्प्लाइट कर जाता है, तो इसका सेंटर ऑफ मास इसी पैराबोलिक पाथ पर किसी पॉइंट पर होगा। मतलब सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस सेल लाई अलोंग द सेम पैराबोलिक पाथ। अगर एक्सप्लोड होगा तो विस्फोट करके कैसे भी अगर टूटता है तो इसी पर होगा। अब इसके बाद इसी में हम आपको दिखाएंगे कि होमोजेनियस बॉडी के लिए एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या है। उससे पहले आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देख लें, इसके बाद उसे हम एक्सप्लेन करते हैं। एक्सिस ऑफ सिमेट्री जस्ट हमने देखा था। एक्सिस ऑफ सिमेट्री का मीनिंग क्या है आप देखें। मान लिया जाए कोई टी सेक्शन है, दिस वन इज टी सेक्शन। आप ऐसे देखो, टी सेक्शन। तो जब इस टी सेक्शन को हम लोग वाई एक्सिस के लॉन्ग कट करेंगे ऐसे, तो दोनों पार्ट इक्वल है, तब हम कहेंगे कि दिस टी सेक्शन इज सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस। सिमेट्रिकल अबाउट y axis।
अब यदि आप इसको x के एक्सिस के अलोंग काटोगे तो दोनों पार्ट अपर एंड लोअर इक्वल नहीं होगा, तो नॉट सिमेट्रिकल। अबाउट x एक्सिस। ठीक इसी प्रकार से मान लिया जाए कहीं पर आपको L सेक्शन दिया है, दिस वन इज L सेक्शन। इसको यदि आप कट करते हो y एक्सिस के अलोंग, x एक्सिस के अलोंग, तो आप देखेंगे दिस फिगर इज नॉट सिमेट्रिकल अबाउट एनी एक्सिस। किसी एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल नहीं है, क्योंकि y एक्सिस में भी कट करेंगे तो दोनों पार्ट इक्वल नहीं होगा, और यदि आप x के अलोंग काटोगे तो भी इक्वल नहीं होगा। तो दिस वन इज नॉट सिमेट्रिकल, दिस L सेक्शन इज नॉट सिमेट्रिकल अबाउट एनी एक्सिस। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं ये डिपेंड करता है कि किस प्रकार से हम लोग कट करके इसको देखेंगे कि किसमें इक्वल पार्ट्स मिलेगा, तो हमारा कहलाएगा सिमेट्रिकल, अदरवाइज ये सिमेट्रिकल नहीं होगा। अब इसके बाद आप आगे देखो इसी से रिलेटेड कि एक्चुअली सेंटर ऑफ मास में हम लोग क्या करेंगे। सो देखिए, अब इस सेंटर ऑफ मास को हम लोग देखेंगे। मान लिया जाए कोई पोजीशन O से, ओरिजिन O से मास m1 है r1 डिस्टेंस पर, m2 है r2 डिस्टेंस पर, x y एक्सिस के लॉन्ग। इसमें देखिए तो हम लोग सेंटर ऑफ मास को कैसे डिफाइन करते हैं। मान लीजिए एक पोजीशन हो गया कैपिटल R, सेंटर ऑफ मास, तो आप ऐसे लेंगे m1 r1 प्लस m2 r2, और इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि m1 प्लस m2, मान लिया जाए इसमें दो से अधिक पार्टिकल है तो सबको ऐड कर सकते हैं प्लस डॉट डॉट इस प्रकार से। तो ये हमारा एक फार्मूला हो गया सेंटर ऑफ मास निकालने का। जितने भी पार्टिकल से मिलकर सिस्टम बना है या बॉडी बना है इसको लिख लिया जाएगा। यहाँ पर जस्ट दो लिया गया, m1 m2, r1 r2 डिस्टेंस पर था तो इसलिए m1 r1 m2 r2। आप देखें इधर m1 प्लस m2, समझने के लिए आप देखो मास मास कैंसिल, ये डिस्टेंस बच जाएगा और ये डिस्टेंस है। एक चीज और देखें, सेंटर ऑफ मास को COM या शॉर्ट में आप CM भी लेकर चल सकते हैं, सेंटर ऑफ मास और CM। तो इस प्रकार से इस फार्मूला के हेल्प से जितने भी पार्टिकल्स होंगे उसको आप दिखा सकते हैं। अब इसके बाद किसी भी एक्सिस में मान लिया जाए हम x एक्सिस में सेंटर ऑफ मास को निकालना चाहते हैं, आप देखते रहे उस पर x एक्सिस के बाद निकालेंगे तो मास को ले लेंगे, इसके बाद ऐसा भी लिख सकते हैं। जितने भी मास होंगे i के स्थान पर सबको लिखते हुए x एक्सिस के लॉन्ग ऐसा करेंगे। ठीक इसी प्रकार y के लॉन्ग यदि आपको लिखना है तो 1/m सिग्मा m y i बढ़ते जाएगा टर्म 1 से लेकर जितना लिखना है n i बराबर 1 to लेकर m जितना है। ठीक उसी प्रकार से ZCOM, Z के लॉन्ग लेना है तो 1/m mz, यहाँ पर भी i। तो ये एक प्रकार का फॉर्मूला हो गया इसको लिखने का। ठीक उसी में ऐसा भी हम लोग लेते हैं x के लॉन्ग COM, इंटीग्रेशन के फॉर्म में भी इसको लिखा जाता है XCM, इंटीग्रेशन का सिंबल देकर 1/m XDM, ऐसा भी आप ले सकते हैं। फिर जब y का लेना है तो 1/m y dm। ठीक इसी प्रकार से किसी भी टर्म को आप लिख सकते हैं। सिमिलरली ZCOM 1/m z dm, यहाँ पर dm जो है दैट इज अ स्मॉल पार्ट ऑफ मास,
x के लॉन्ग लेकर इंटीग्रेट कर देंगे तो इंटीग्रेशन मेथड से x हमारा निकल जाएगा सेंटर ऑफ मास अलोंग x एक्सिस, सेंटर ऑफ मास अलोंग y एक्सिस, z एक्सिस। तो ये हमारे हो गए इसके सिंपल फार्मूलास कि किस प्रकार से सेंटर ऑफ मास को निकाला जाएगा। तो सेंटर ऑफ मास निकालने का एक ये हो गया। अब यदि ठीक इसी प्रकार से आप देखेंगे जब वेलोसिटी के टर्म में लेना होगा तो आप देखें कि क्या करेंगे। अगर वेलोसिटी के टर्म में दिया है तो डिस्टेंस के स्थान पर आप वेलोसिटी ले लेंगे। तो वेलोसिटी के केस में वो हो गया हम लोग का सेंटर ऑफ मास। एग्जाम्पल के तौर पर आप देखेंगे कि जस्ट वेलोसिटी का लिखना है तो आप क्या करेंगे, तो VCOM वेलोसिटी का सेंटर ऑफ मास रहेगा और पोजीशन के स्थान पर आप वेलोसिटी लिख देंगे m2 v2 और डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। देखें आप वेलोसिटी के लिए ये फार्मूला बन गया, जस्ट लाइक प्रीवियस वन फार्मूला है। तो वेलोसिटी के लिए हो गया। और यदि आप एक्सीलरेशन के लिए लिखना चाहते हैं COM m1 एक्सीलरेशन 1 m2 एक्सीलरेशन 2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। बहुत ही आसान है, मतलब एक के आधार पर जैसा आपने लिखा था RCM उसी पर वेलोसिटी के लिए v1 v2 m1 v2। आप ऐसा समझे याद रखने के लिए, डाउट को दूर करने के लिए फार्मूला याद करने का मेथड कि वेलोसिटी मास कैंसिल वेलोसिटी बच जाएगा, मास कैंसिल। कुछ लोग मिस्टेक से जैसे m1 v1 m2 v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2 लिख देते हैं, उसे एलिमिनेट करने के लिए आप इस प्रकार से सोच सकते हो। तो एक्सीलरेशन के लिए हो गया, वेलोसिटी के लिए और एक सिंपल फार्मूला है। तो इस प्रकार से हम लोग सेंटर ऑफ मास को फाइंड आउट करते हैं, जिसका आप देखेंगे कि अब इस पर तरह तरह के और सिचुएशंस आएंगे। एक चीज और बतला दें, सेंटर ऑफ मास के जैसा ही हम लोग सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी निकाल सकते हैं, जिसे अभी आप देखेंगे। मैं डिफरेंट बॉडीज के सेंटर ऑफ मास को दिखाने जा रहा हूं। आप देखिए यूनिफॉर्म रॉड, यदि यूनिफॉर्म रॉड के सेंटर ऑफ मास को हमें देखना है, मान लीजिए यूनिफॉर्म रॉड है, इसका लेंथ L, तो मिड पॉइंट पर L/2 पर आप कहेंगे कि यूनिफॉर्म रॉड का सेंटर ऑफ मास या CG सेंटर ऑफ ग्रेविटी L/2 फ्रॉम इट्स लेफ्ट और राइट एंड पर होता है। मतलब यूनिफॉर्म रॉड का सेंटर ऑफ मास इज एट इट्स मिड पॉइंट, मिड पॉइंट पर होगा सेंटर ऑफ मास यूनिफॉर्म रॉड का, एट मिड पॉइंट। ठीक इसी प्रकार से आप देखें, मान लिया जाए रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल का लेंथ L, ब्रेथ B है। तो इसका सेंटर ऑफ मास देखिए इधर L/2 और इधर से लेंगे तो मिड पर B/2। तो आप कहेंगे रेक्टेंगल का सेंटर ऑफ मास और CG is at L/2 from its base and breadth का B/2 from left end। तो इस प्रकार से हो गया रेक्टेंगल का CG या सेंटर ऑफ मास होगा B/2 पर लेफ्ट हैंड साइड से और बॉटम से L/2 पर। ठीक इसी प्रकार से अगर हम लेते हैं हेमी स्फीयर,
ये है हेमीस्फीयर, सेंटर ऑफ मास इज एट, आप देखें 3r/8, 3r/8 फ्रॉम बेस। इस बेस से 3r/8 डिस्टेंस पर यहां पर सेंटर ऑफ मास होगा, और रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक इसी प्रकार से आर रेडियस का सेमी सर्कुलर वायर, सेमी सर्कुलर वायर, इसका होता है 2r/π, 2r/π फ्रॉम इट्स बेस, 2r/π फ्रॉम इट्स बेस होगा सेमी सर्कल का, सेमी सर्कुलर वायर का। अब इसके बाद हम देखेंगे सेमी सर्कुलर प्लेट। यदि सेमी सर्कुलर प्लेट का आपको देखना है तो सेमी सर्कुलर प्लेट का आप देखेंगे कि नंबर 5 में देखा जाए, सेमी सर्कुलर प्लेट या डिस्क, इस प्रकार से यहां पर होगा सेंट्रल मास 4r/3π, आप कह सकते हो 4r/3π फ्रॉम इट्स बेस, 4r/3π फ्रॉम इट्स बेस। ये हो गया सेमी सर्कुलर प्लेट का या डिस्क का 4r/3π फ्रॉम इट्स बेस। तो इस प्रकार से हम लोग किसी भी बॉडी का निकाल सकते हैं। एक और आप देख लें, कोन, मान लिया जाए ये कोन है जिसका हाइट है h, तो इसका सेंटर ऑफ मास होगा h/4, हाइट का 1/4, h/4 फ्रॉम इट्स बेस। कोन का सेंटर ऑफ मास h/4 फ्रॉम इट्स बेस, इसके बेस से h/4 पर। तो कहीं पर हम लोग बेस से और लेफ्ट हैंड साइड से लेते हैं। बेस से h/4 पर यदि आपसे पूछा जाए कि टॉप से क्या होगा तो आप यहाँ पर माइनस कर देंगे, h - h/4 फ्रॉम टॉप। तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन यू हैव टू आंसर। और ये लगभग कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हो गया जिनके हेल्प से हम लोग काम करते हैं। अब इसमें अभी जस्ट आपको 1-2 क्वेश्चन भी हम लोग देखते हैं कि कैसे निकाला जाएगा। सो आप देखेंगे, अब इसमें आप देखो, मान लिया जाए कोई टी सेक्शन दे रखा है, आप देखें ध्यान से, एक टी सेक्शन है, ये मान लीजिए आप 4 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, यहां से आप 1 सेंटीमीटर और ये 4 सेंटीमीटर। क्वेश्चन अगर पूछा गया है फाइंड CG ऑफ द गिवन फिगर, आपको निकालना है फाइंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द गिवन फिगर। ये टी सेक्शन है, देखिए टी सेक्शन में हम लोग इसको फ्लैंज भी कहते हैं, फ्लैंज, एंड दिस वन इज कॉल्ड वेव। तो देखिए दिस फिगर इज
सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस। अगर वाई एक्सिस के अबाउट देखें, हमने बतलाया था इसी क्लास में कि वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है, क्योंकि वाई एक्सिस के अबाउट कट करने पर दोनों पोर्शन इक्वल होगा। तो इसमें हमें वाई बार निकालना है, क्योंकि इसका सी जी वाई एक्सिस पर ही होगा। और आप क्या करो, इसमें नेमिंग कर दो 1 2, दोनों फिगर को हमने ले लिया 1 और 2, दोनों रेक्टेंगल जैसा है। क्या इसमें काम करना पड़ेगा इस केस में? तो हमें इस तरह के सिचुएशन में एरिया निकालना पड़ता है। तो आप लेंगे a1 y1 प्लस a2 y2 डिवाइडेड बाय a1 प्लस a2। ये सिचुएशन हो जाएगा। जैसे उसमें हम लोग लेते थे मास और डिस्टेंस, लेकिन इस तरह के केस में एरिया लेना होगा। अब आप देखें a1 हम लोग निकाल सकते हैं लेंथ इंटू ब्रेथ। देखिए यहाँ पर जब 1 है, यहाँ पर दिखाया गया ऐसा, लेकिन ये भी 1 ही होगा, 1 सेंटीमीटर। तो a1 का एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ 3, a2 लेंथ इंटू ब्रेथ 4 इंटू 1 4। और देखिए जब वाई बार हमें निकालना है तो इसको मानेंगे हम लोग रेफरेंस लाइन, सहायता रेखा, और इससे लेकर काम करेंगे। अब इसमें देखिए हमें y1 की आवश्यकता पड़ेगी। y1 मतलब ये इस बॉक्स को आप देखो सिचुएशन, तो y1 मतलब इसके मिड पॉइंट पर होगा 3/2 1.5। ये y1 का हो गया। y2 जब आप देखोगे तो रेफरेंस लाइन से ये डिस्टेंस आप देखो 3 प्लस इसका काम करना होगा यहाँ पर 1/2 मतलब 3.5। ये सारे वैल्यू निकल गए। ध्यान से देखिए y1 मतलब इस फिगर का 3/2, y2 मतलब 3 प्लस 1/2 3.5। अब इसको इसमें रखा जाएगा a1 3, y1 1.5, a2 4, y2 3.5, a1 3 प्लस a2 4। इसे आपको सोल्व कर देना होगा, तो इससे हमारा तैयार हो जाएगा इसका सी जी 4.5 प्लस 14 डिवाइडेड बाई 7 18.5 7 2 4 5 42 लगभग इतना सेंटीमीटर फ्रॉम बेस। ये आंसर हो जाएगा। मतलब यहां से हम लोग लगभग 2.6 यहाँ आप कह सकते हो सी जी 2.64 सेंटीमीटर फ्रॉम बेस। ये हो गया इसका सी जी, ये आंसर हो जाएगा इसमें। इसको आप ध्यान से देख लो। हमने डिफरेंट बॉडीज के सेंटर ऑफ मास के बारे में आपको फॉर्मूला बतलाया, लेकिन अब इसमें एक बॉडी का आपको डेरिवेशन बता देता हूँ। ऐसे एग्जाम्स में इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती है, फिर भी नॉलेज पॉइंट व्यू से आप जानें कि कभी कभी कि कैसे निकाला जाता है। देखिए यहाँ पर एक है सेमी सर्कुलर वायर का हम सेंटर ऑफ मास निकालने जा रहे हैं। देखिए यहाँ पर आर रेडियस है इसका। इस पॉइंट पर हमने इसको मान लिया कि थीटा एंगल पर ये दिया हुआ आर। यहाँ पर थीटा डी थीटा स्मॉल एंगल। जब इसके कंपोनेंट को निकालेंगे तो आर कॉस थीटा एक्स एक्सिस के लॉन्ग और वाई के लॉन्ग आर साइन थीटा। इस सेमी सर्कुलर वायर के मास को, टोटल मास को m मान लिया और रेडियस को r। अब आप देखें इसका टोटल मास है कैपिटल M, तो पर यूनिट लेंथ ऑफ वायर क्या होगा? मास पर यूनिट लेंथ ऑफ वायर। तो कंप्लीट का है m, और आप जानते हैं कि एक सर्कल का कंप्लीट सरकमफ्रेंस 2 पाई r होगा, तो सेमी है ये, इसका मतलब इसका पाई r। तो यदि हम पाई r से डिवाइड कर दें
तो मास पर यूनिट लेंथ निकल जाएगा। देखिए मास पर यूनिट लेंथ ऑफ वायर m बाई पाई आर। अब इसके बाद क्या करेंगे, अ स्मॉल एलिमेंट, अ स्मॉल पार्ट ऑफ मास दैट इज dm निकालेंगे। तो क्या होगा, एक यूनिट का m बाई पाई आर था, तो हम यहाँ पर देख रहे हैं r d थीटा। इसके अकॉर्डिंग देखें, स्मॉल को अगर देखा जाए पोर्शन को, तो r d थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे तो m बाई पाई r कैंसिल, d थीटा ये हो गया dm का वैल्यू। और इससे पहले हमने आपको एक फार्मूला बतलाया था कि सेंटर ऑफ मास निकालने का मेथड है 1/m y/dm। यदि हम y एक्सिस के लॉन्ग निकाल रहे हैं तो यहाँ पर हम लोग y के लॉन्ग निकाल रहे हैं, तो 1/m y/dm। आप देखिए y कंपोनेंट का वैल्यू r sin थीटा आपने लिख दिया यहाँ पर, r sin थीटा, m बाई पाई d थीटा, dm का स्थान पर आप देखिए m बाई पाई d थीटा। इसमें से आप देखेंगे m कैंसिल, तो ये r बाई पाई को हमने बाहर निकाल लिया और इनसाइड sin थीटा d थीटा। sin थीटा का आप जानते हैं ये इंटीग्रेशन माइनस cos थीटा होगा, और लिमिट 0 से पाई लिया गया क्योंकि आप जान रहे हैं यहाँ से आया तो पाई कंप्लीट जाएगा तो 2 पाई 360, तो 0 to पाई लिया गया, r बाई पाई वैल्यू रखने के बाद 2r बाई पाई, मतलब सेंटर ऑफ मास सर्कुलर वायर का 2r बाई पाई। इसे हम लोग पहले फॉर्मूला में भी लिख चुके हैं, तो 2r बाई पाई इसका एक प्रकार से डेरिवेशन भी हो गया। इसको आप देख लें, इसके बाद इस पर काम करते हैं। अब इस सेंटर ऑफ मास पर एक हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं। देखिए इसका फिगर दिया हुआ है इसके साथ, ये है फिगर। क्वेश्चन आप ध्यान से देखें, ए थिन रॉड ऑफ लेंथ L and mass m has a disc which is attached to one end such that rod and disc are coplanar. Find center of mass। आपको सेंटर ऑफ मास निकालना। देखिए एक रॉड है जिसका लेंथ L है, जिसका मास m, और इसमें एक डिस्क लगा हुआ है जिसका मास कैपिटल M, रेडियस r। अब इससे आपको सेंटर ऑफ मास निकालना है। क्लियर है कि हम लोग x एक्सिस के लॉन्ग ही हैं, इसमें y एक्सिस से कोई मतलब नहीं है, तो x एक्सिस के लॉन्ग इसका सेंटर ऑफ मास निकालना है। दो इसमें देखिए, एक डिस्क एक रॉड। इस तरह केस में हम लोग क्या करेंगे, तो दोनों केस में एक तो डिस्क का आप ले लें मास इनटू डिस्टेंस, इसी पॉइंट पर डिस्टेंस इसका 0 हो जाएगा, प्लस रॉड के लिए m, और आप जानते हैं रॉड का मिड पॉइंट पर लिया जाता है सेंटर ऑफ मास, तो L/2 इसको लेंगे। इसके बाद m प्लस m, ऐसा हम लोग जानते हैं, सिंपल फॉर्मूला है, मास इंटू लेंथ CG m प्लस m। ये हो गया आपका m L/2 m प्लस m। ये हो गया हम लोग का आंसर सेंटर ऑफ मास दिए गए फिगर्स mL/2 m प्लस m, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन को बनाते हैं। अब इसी में एक और आप देखें, मान लिया जाए कहीं पर हमें दिया हुआ है कटआउट सेक्शन का, ऐसा भी क्वेश्चन रहता है। फॉर एग्जाम्पल आप देखें कि यदि कोई सेमी सर्कुलर डिस्क है तो उसमें किस प्रकार से हम लोग वर्क करेंगे। मान लीजिए आप ऐसा दिया हुआ है, इस प्रकार से r रेडियस का डिस्क है और इसमें ये पोर्शन काट कर निकाला जा रहा है, जिसका डायमेंशन दिया हुआ है। मान लीजिए आप इधर
L है, E है। तो इस तरह के केस में फाइंड सेंटर ऑफ मास ऑफ रेस्ट सेक्शन। रेस्ट सेक्शन मीन्स इस डिस्क से ये पोर्शन काट कर बाहर निकाल लिया गया, दैट इज कॉल्ड कट आउट सेक्शन। तो इस केस में आप क्या करेंगे, इसको आप मान लो 1, इसको 2, और इसको फॉर्मूला में सेट करें हम लोग, आप y ही निकाल लो, सेंटर ऑफ मास। तो इसमें क्या करेंगे, पहले इसका सेंटर ऑफ मास के लिए इसका लेंगे एरिया A1 Y1 कंप्लीट का हो गया, माइनस जो कटआउट सेक्शन इसको सब्ट्रैक्ट कर दोगे, माइनस A2 Y2 डिवाइडेड बाय A1 माइनस A2। ऐसा आप काम करेंगे। ये बाहर काट कर निकाला गया है, ये पोर्शन बच गया, रेस्ट पोर्शन नहीं है, इसी का हमें सेंटर ऑफ मास निकालना है। तो A1 के लिए आप निकाल लेंगे इसका, आप जानते हो एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, सर्कल का होता है, ये सेमी है, तो पाई आर स्क्वायर बाई 2, हाफ का हो गया, पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। Y1 मतलब इसका आपने पढ़ा था 4r/3 पाई फ्रॉम बेस, तो Y1 में ये काम करेगा 4r/3 पाई माइनस A2 इसका हो गया लेंथ इनटू ब्रेथ। Y2 इसमें क्या लेंगे, तो यहां से ये रेफरेंस हो गया हम लोग का, यहां से इस डिस्टेंस को देखेंगे तो इसका लेना होगा हाफ, मतलब B/2। इसके बाद डिनोमिनेटर में आप क्या करेंगे, A1 पाई आर स्क्वायर बाई 2 माइनस A2 लेंथ इनटू ब्रेथ। तो जिस तरह का पोर्शन दिया रहेगा उस रूप में आप काम करेंगे। तो यहाँ पर चूंकि सेमी सर्कुलर डिस्क था और इस डिस्क से एक रेक्टेंगुलर पोर्शन को कट आउट किया गया, काट कर बाहर निकाला गया, तो रेस्ट पोर्शन का हमें सेंटर ऑफ मास निकालना था। तो यह स्ट्रक्चर कैसा भी हो सकता है, सर्कुलर, सेमी सर्कुलर, रेक्टेंगल, तो उसमें ही करना है। रेफरेंस मान करिए आप A1 कंप्लीट का इंटू Y1, क्योंकि ऐसे हम लोग निकाल रहे हैं इसका, माइनस A2 ये हो गया इसका एरिया, Y2 क्योंकि ये जो पोर्शन को हम लोग कट आउट करेंगे, बाहर निकालेंगे, उसको माइनस कर देंगे, और नीचे में डिनोमिनेटर में A1 माइनस A2 सारे वैल्यू को रखकर जो भी डाटा दिया रहेगा इसको रखकर हम लोग सोल्व कर लेंगे, और ये हम लोग का कट आउट सेक्शन का ये हो गया सेंटर ऑफ मास, कट आउट सेक्शन। तो इस प्रकार से हमने देखा कि सेंटर ऑफ मास में तरह तरह के न्यूमेरिकल्स और इसके थ्योरी को आपने स्टडी किया। तो ये रहा टोटल सेंटर ऑफ मास और उससे रिलेटेड ये, आप इसको ध्यान से देख लें। इसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में इससे आगे देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।